दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए वैदिक काल के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप देखिए वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं वैदिक काल की ओर। वैदिक काल वैदिक काल कब से कब तक थी, इसे बता दूं। 1500 BC से 600 BC तक। और वैदिक काल को हम दो चरण में पढ़ते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और ये जो पूर्व वैदिक काल है ये कब से कब तक था, तो ये 1500 BC से 1000 BC तक था। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था, तो ये 1000 BC से 600 BC तक था। और बात करूं जो वैदिक काल है, इसको जानने का स्रोत, इसको पढ़ने का स्रोत है वेद। और वेद कितने हैं अपने वेद? टोटल 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और है सामवेद। ये अपने 4 वेद हैं। तो अब बात करेंगे यजुर्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कौन कौन से मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं ऋग्वेद की ओर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और 1028 सूक्त हैं। और अब बात करता हूं कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, कौन कौन से मंडल बहुत ही प्रसिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर वहां से नजर हटा ही नहीं सकता। कम से कम वहां से कम 1-2 प्रश्न जरूर दे ही देगा। जैसा कि तीसरा मंडल ऋग्वेद में क्या है? तीसरे मंडल में तो इसमें है गायत्री मंत्र का उल्लेख। देख सकते हो आप कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। और इसके लेखक, गायत्री मंत्र के लेखक विश्वामित्र हैं। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये गायत्री मंत्र सूर्य और सविता को समर्पित है। सविता को समर्पित है। और बात करूं चौथे मंडल में क्या है? चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। और बता दूं, भारत का प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? भारत का प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो पृथुवैन्य भारत का प्रथम कृषि वैज्ञानिक था। तो और बात करते हैं। अब इतना हुआ, तो अब चलिए और आगे चलते हैं। चौथा मंडल तक हो गया। अब बात करते हैं 7वें मंडल का। 7वें मंडल में क्या हुआ? तो 7वें मंडल में दासराज्य का युद्ध हुआ। दासराज्य युद्ध मतलब कि ये पुरोहित के लिए युद्ध हुआ था। जैसा कि
वो भारतवंश के शासक जो सुदास थे उनके कुल गुरु विश्वामित्र थे। तो उन्होंने विश्वामित्र जी को कुल गुरु के पद से हटाकर किसे दे दिया, वशिष्ठ जी को कुल गुरु का पद सौंप दिया। तो ये जाहिर सी बात है कि विश्वामित्र जी को यह बात नागवार गुजरेगी। तो उन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और राजा सुदास पर हमला कर दिया। तो देखिए कौन कौन से थे। तो 10 राजा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच, 10 राजाओं के बीच हुआ यह युद्ध। और इसमें विजय कौन हुआ, तो राजा सुदास विजय हुए। और इसमें जो 10 राजा थे इसमें 5 आर्य थे, 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, 5 अनार्य थे। और यह युद्ध 10 राज्य का युद्ध कहाँ हुआ था, परसुड़ी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। वैदिक नाम परसुड़ी है इसका, रावी नदी के तट पर हुआ था। तो इसमें जो 5 आर्य थे वो कौन कौन से थे, 5 आर्य जो थे वो कौन कौन थे, 5 आर्य थे जो यदु, पुरु, अन, दुहा, तुर्वस, ये 5 आर्य थे। और अनार्य आपको अगर याद हो तो कमेंट में करिए, मुझे तो नहीं याद है। तो अब चलते हैं कहाँ कि चलिए बात करते हैं और आगे चल रहे हैं। 7वां मंडल हो चुका। तो तब से बात कर देता हूँ वैदिक नदियों का नाम, सप्त सिंधु प्रदेश का, सप्त सिंधु प्रदेश की नदियाँ, सप्त सिंधु प्रदेश की नदियाँ, वैदिक नाम इनका क्या है। और तो वर्तमान किससे जानते हैं, तो सिंधु नदी का वैदिक नाम, सिंधु नदी का वैदिक नाम हिरणवती नदी, हिरणवती नदी है। और सरस्वती नदी का वैदिक नाम, सरस्वती नदी का वैदिक नाम सरस्वती ही है, सरस्वती है। और रावी नदी का वैदिक नाम, अब बात हुई ना, रावी नदी का वैदिक नाम परुशड़ी है। और चिनाब नदी का वैदिक नाम, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है, अस्किनी है। और सतलज नदी का वैदिक नाम, सतलज नदी का वैदिक नाम सुतुद्री है, सुतुद्री। और व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, व्यास नदी का वैदिक नाम विपाशा है। और झेलम नदी का वैदिक नाम, झेलम नदी का वैदिक नाम वितस्ता। तो ये देख सकते हैं आप वैदिक नदियाँ, वैदिक काल की नदियाँ का नाम है। तो अब चलते हैं, अभी ऋग्वेद का 10वां मंडल बाकी है तो उस पर चलते हैं। ऋग्वेद 10वां मंडल, 10वां मंडल में 3 चरण महत्वपूर्ण हैं, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त, विवाह सूक्त। तो बात करते हैं पुरुष सूक्त में क्या हुआ, यहाँ सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख है, चारों वर्णों का उल्लेख मिला, सर्वप्रथम उल्लेख मिला। और बात करते हैं नदी सूक्त में, नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख है।
का उल्लेख है, जबकि व्यास नदी शामिल नहीं है। व्यास नदी शामिल नहीं है। और विवाह सूक्त में बात करते हैं तो विवाह सूक्त में 8 प्रकार विवाह का उल्लेख है। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। विवाह का उल्लेख है। तो यहाँ से खत्म होता है हमारा ऋग्वेद। तो अब चलते हैं कहाँ, यजुर्वेद की ओर। चलते हैं यजुर्वेद की ओर। सॉरी, हाँ, यजुर्वेद। यजुर्वेद की ओर चलते हैं। तो यजुर्वेद में क्या हुआ, तो यह एक कर्मकांडी वेद है। कर्म कांडी वेद है। यह प्रथम वेद है। यह प्रथम वेद है जो चंपू शैली में लिखा गया। जो चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली का मतलब है, चंपू शैली का मतलब है गद्य और पद्य। गद्य और पद्य में लिखा गया। पद्य में लिखा गया। और तो बता दूं, भारत का प्रथम कौन सा अभिलेख है जो चंपू शैली में लिखा गया। तो भारत का प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली में लिखा गया। और संस्कृत में लिखा गया। चंपू शैली में, चंपू शैली संस्कृत में लिखा गया। जो भारत का अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। और दूसरा ऐसा कौन सा अभिलेख है जो चंपू शैली में लिखा गया, तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, यह अभिलेख चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली में लिखा गया दूसरा अभिलेख है, लिखा गया। और ये इसमें जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें समुद्रगुप्त का उल्लेख है। समुद्रगुप्त का उल्लेख है। समुद्रगुप्त का उल्लेख है। समुद्रगुप्त। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, इसको 4 शासकों ने मिलकर निर्माण किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दूसरा अशोक, तीसरा स्कंदगुप्त और चौथा कौन है? चौथा नहीं याद आ रहा है। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको नहीं आता हो तो क्वेश्चन करिए, हम बताएंगे। बस यहाँ क्लास ख़त्म होती है। जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए भाइयों। और अब मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाबर युग एवं सभ्यता पर। थैंक्स।